नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पूरे पश्चिम एशिया में तबाही का वो आलम है कि हर घंटे या मैं कहूँगी मिनट के हिसाब से ख़बरें बदल रही हैं। जो मौत और हत्याओं की जो तादाद है वो बदल रही है, ज़ख्मियों की जो तादाद है वो बदल रही है। हज़ारों लाखों लोग बेघर हो रहे हैं, ख़ासकर गाज़ा पट्टी में, फ़िलिस्तीन में 4 दिन हो गए हैं। इस तबाही के लोग खाने पीने के मोहताज हो रहे हैं। तो फ़िलहाल जो अभी तक की खबर है वो आ रही है, उसके मुताबिक अभी तक देखें तो 1200 लोग इजरायली जो लोग हैं 1200 लोग वो मारे गए हैं, इजराइल की तरफ से ये खबर है, और 2400 से ज़्यादा ज़ख्मी बताए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो इजराइल का हमला हुआ है ये हमास के हमले में हुआ था, और अब जो इजराइल का हमला हुआ है फ़िलिस्तीन के ऊपर, उसमें अब तक फ़िलिस्तीनी ये कह रहे हैं कि 950 लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन चूँकि बमबारी लगातार जारी है, जो वहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग्स हैं जिनकी तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, उन पर लगातार बमबारी जारी है। और जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उन्होंने कहा फ़िलिस्तीनियों से कि आप उस जगह को छोड़ के चले जाइए गाज़ा पट्टी को। यहाँ सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है, बहुत ही तकलीफ़देह और हास्यास्पद बात यह है कि इस पूरी गाज़ा पट्टी की जो बनावट है वो ये एक तरफ बड़ी सी दीवार और दूसरी तरफ है समंदर। क्या कहने की कोशिश कर रहे थे प्रधानमंत्री? तो जाहिर है ये लोग सिर्फ और सिर्फ मरने के लिए वहाँ पर बचे हुए हैं, और इसीलिए इस वार्निंग के बावजूद कि इन्हें पता था कि हमास के हमले के बाद अब जिस तरह की बदले की कार्रवाई होगी, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है, ये 75 साल पुराना झगड़ा विवाद है कि लगातार इधर इस तरफ से रॉकेट हमले होते हैं और उस तरफ से 50 गुना या मैं कहूँगी 100-500 गुना बड़ी कार्रवाई इजराइल करता है। उसके बावजूद भी लगातार इस तरफ के लोग हमला करते हैं और उधर से भी लगातार बदले की कार्रवाई होती है। उसके बावजूद भी लोग आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? यानी इजराइल के मामले में तो आप समझिए कि उस तरफ कोई वार्निंग नहीं थी, इसलिए लोग एक तरह से सोते हुए पकड़े गए, या मैं कहूँगी छुट्टी का दिन था, उन्हें मालूम नहीं था और इस हमले का अंदाज़ा नहीं था। लेकिन इस तरफ तो हमले का अंदाज़ा था। युद्ध की घोषणा करने के बाद ये युद्ध किया गया, ये हमला किया गया। लेकिन जो मासूम बेचारे और लाचार फ़िलिस्तीनी हैं, उनके पास इसका कोई चारा नहीं है कि वो आखिर कहाँ चले जाएं। इसीलिए अभी देखिए 950 लोग अभी तक बताए जा रहे हैं। इसकी तादाद कई गुना बढ़ सकती है जो आबादी है वहाँ की, और बताया जा रहा है 5000 से ज़्यादा लोग इन हमलों में ज़ख्मी हुए हैं। जो इजराइल की डिफेंस फोर्स है उसका ये कहना है कि 1500 शरीर हैं जो आतंकवादी हैं, उन्होंने कब्ज़ा किया है उनके ऊपर। ये उन्हीं के मुताबिक मैं ये कह रही हूँ, और गाज़ा के लोगों से कह रहे हैं कि आप मिस्र चले जाइए, इजिप्ट चले जाइए, हम यहाँ पर हमला करेंगे, हमास को सबक सिखाएंगे। अब यहाँ पर ये बहुत मुश्किल है कहना कि जिस बदले की कार्रवाई या सबक सिखाना या युद्ध का जिक्र कर रहा है इजराइल, सीधे तौर पर इसमें बड़ी तादाद उन लोगों की है जो आम नागरिक मारे जा रहे हैं। और ये जो मैं आपसे जिक्र कर रही थी कि वो लोग जो एक तरह से अंग्रेज़ी में जैसे सिटिंग डक कहते हैं, यानी वो लोग जिनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उन्हें पता है हमला होने वाला है लेकिन भाग कर वो कहीं नहीं जा सकते। इसके अलावा और भी ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ है वो ये कि इजराइल के ही मंत्री ने जिस तरह से घोषणा की है कि बिजली, पानी, खाना हर तरह से बंद कर दिया गया है इन लोगों का। लंबी लंबी कतारें खाने के लिए लगी हुई हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों में जो फ़िलिस्तीनी हैं वो ज़रा ज़रा सी चीज़ों के लिए तरस रहे हैं। लोगों के अलग अलग जो ट्वीट हैं वो आ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये आखिरी ट्वीट मेरा हो सकता है, यहाँ बिजली नहीं है, खाना नहीं है, हमें नहीं पता अब आगे हमारा क्या होगा। इसके अलावा आप ये देखिए कि पूरा जो पश्चिमी मीडिया है और इसके साथ साथ उसमें जो भारत का मीडिया भी शामिल हो गया है, बिल्कुल जहरीला उनका कवरेज इस वक्त नज़र आ रहा है। न सिर्फ कि पूरी तरीके से आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, एक तरफा कवरेज नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ झूठ से पूरी तरीके से लबरेज ये कवरेज है। इसके कम से कम 3 उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ। सबसे पहला उदाहरण, कल रात को अगर आप सोशल मीडिया पर रहे होंगे तो मैं पूरी तरीके से जानती हूँ कि आपकी भी नींद उड़ गई होगी मेरी तरीके से, जब मुझे पता चला कि हमास के ज़रिए ये आरोप लगाया वेस्टर्न मीडिया ने कि हमास के ज़रिए 40 मासूम जो यहूदी बच्चे हैं, इजरायली बच्चे हैं, उनका गला काट दिया गया। ये खबर बिल्कुल जंगल में आग की तरह हर ओर फैल गई। खासकर एक जो ये पत्रकार हैं, इनके ज़रिए जिन्होंने पीछे दिखाया इस इलाके में जो IDF है, जो इजराइल की डिफेंस फोर्स है, वो विदेशी जो पत्रकार हैं उनको दिखाने के लिए जो ताज़ा हालात हैं उनको अपने साथ लेके गई। उसमें ये महिला जो रिपोर्टिंग कर रही है, इस महिला ने जब ये बताया कि हमें इस तरह से दिख रहा है कि देखिए 40 बच्चे, बेहेडेड 40 बेबीज़, ये जो एक हेडलाइन थी, बेहेडेड 40 बेबीज़, ये जंगल में आग की तरह फैल गई। और ज़ुबैर ने अभी ये अखबार की
क्लिपिंग्स भी लगाई हैं जिसमें बताया कि अखबारों में छप चुका है। अब आकर पता चल रहा है कि दरअसल ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ ही नहीं, और ये खुद इजराइल की जो डिफेंस फोर्स है उन्होंने इस बात को ये कहा कि हमें ये पता नहीं है, हमें ऐसी कोई सूचना नहीं है। ये इजराइल का ही न्यूज़ चैनल है i24, सबसे पहले इन्होंने, इस महिला रिपोर्टर ने इसकी शुरुआत की और उसके बाद लगातार दूसरे मीडिया के ज़रिए ये पिक करने लगा। ये CNN का भी आप ये देखिए, CNN ने भी इसको पिक किया, और CNN के बाद आप देख रहे हैं कि अखबारों में तो छपा ही है जो मैं आपको बता रही हूँ। जो न्यूज़ लॉन्ड्री है उसने बाकायदा रिपोर्ट छापी है कि इजराइल के i24 न्यूज़ के बाद इजराइल की मीडिया, US की मीडिया, ये सब किस तरीके से इस झूठी खबर को फैलाने लगे। इसके बाद आप ये देखिए कि पूरा दिन इन्होंने, पत्रकारों ने वहाँ गुजारा। इसके बाद आप ये देखें कि ये बता रहा है न्यूज़ लॉन्ड्री कि रिपब्लिक ने भी इस खबर को छापा, इसके अलावा NDTV तक ने इस खबर को छापा। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं भारत में जो रिपोर्टर्स हैं और एंकर्स हैं जिन्होंने इस खबर को ये बताने के लिए कि हमास कितना शैतानी है, कितना दैत्य है, कितना मॉन्स्ट्रस है, कितना बड़ा राक्षस है, जो कि मैं कह रही हूँ कि पहले ही इस कदर निर्दयता, इतनी क्रूरटी पहले ही हो रही है कि हमें और ज़्यादा इसको बदतर बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें फेक न्यूज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। जो 1200 लोग ये इजरायली मारे गए हैं, या अब जो 1000 के आसपास पहुंच रहे हैं फ़िलिस्तीनी लोग, ये बिना किसी जुल्म ज़्यादती के मारे जा रहे हैं। इसमें बड़ी तादाद बच्चों की नहीं है, इसमें महिलाओं की नहीं है। क्या इससे भी ज़्यादा खून खराबा, उसे जोड़ने की आखिर क्यों ज़रूरत पड़ रही है? साफ तौर पे इस बात का सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन है, एक ही बात से इसको बताया जा सकता है। सबसे बड़ी वजह यह है कि जिसे कहते हैं एट्रॉसिटी प्रोपेगेंडा या वॉर प्रोपेगेंडा, युद्ध के वक्त में जो झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जुल्म की दास्तानें लोगों तक पहुंचाई जा सके, जो पब्लिक ओपिनियन है उसको बदला जा सके। इससे जो फोर्स है जो हमला कर रही है, इस केस में जो इजराइल है जो हमला कर रहा है, जो कहता है हमास के ऊपर लेकिन फ़िलिस्तीन के ऊपर हमला हो रहा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जस्टिफाई किया जा सके, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ये बताया जा सके कि हाँ, हमारे पास ऐसा करने के लिए एक ग्राउंड है। अब ये आप ये देखिए कि इससे पहले ये कब हुआ। इससे पहले जब अमेरिका ने हमला किया इराक़ के ऊपर, उस वक्त का एक बहुत बदनाम केस है, मैं उसका उदाहरण आपको देना चाहती हूँ। ये पूरा उदाहरण जो एट्रॉसिटी प्रोपेगेंडा को दिखाता है, ये नयरा टेस्टिमनी कहलाती है। नयरा टेस्टिमनी है ये कि जब जो खाड़ी का युद्ध हुआ था 90 के दशक में, उस वक्त ये 15 साल की लड़की थी, कुवैती लड़की, और इसने जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो कांग्रेस है, वहाँ की जो संसद है, वहाँ पर बाकायदा उसने टेस्टिफाई किया, ये बयान दिया कि उसका ये आँखों देखा हाल है। ये बता रही है लड़की कि जो इनक्यूबेटर्स थे जहाँ बच्चों को, नए पैदाशुदा बच्चों को रखा गया था, उसमें किस तरह से जो इराकी फ़ौजी थे उन्होंने इनक्यूबेटर्स वो ले गए और बच्चों को ज़मीन पर छोड़कर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। इस 15 साल की बच्ची को इस झूठ की ये ट्रेनिंग दी गई कि उसने खुद अपनी आँखों से ये सब कुछ देखा, और इसके बाद इस पूरे दलील को इस्तेमाल करते हुए कि देखिए कितना बड़ा राक्षस है सद्दाम हुसैन, कितने बड़े राक्षस हैं जो इराकी फ़ौजी हैं। इसके कुछ ही हफ्तों बाद ये हमला हुआ यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, और बाद में ये पता चला कि ये खबर अपने आप में पूरी तरीके से झूठी थी, और जो कुवैत के जो एम्बेसडर थे यूनाइटेड स्टेट्स को, उनकी बेटी थी ये जिसके ज़रिए ये पूरी टेस्टिमनी आई। जी हाँ, तो ये कांग्रेस में जो ये टेस्टिमनी, ये गवाही इस बच्ची ने दी, उसके बाद इसको बाकायदा अलग अलग तरीके से टेलीविज़न चैनल्स पर ब्रॉडकास्ट किया गया पूरे मुल्क में, और एक तरह का एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर आया। जो आम जनता की नज़र में जो उसका विचार है, जो पब्लिक ओपिनियन है, उसको प्रभावित करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको इस्तेमाल किया गया। और बार बार जॉर्ज W. बुश ने ये कहा कि देखिए इनक्यूबेटर्स में ये बच्चे थे और उनको वहाँ से हटाया जा रहा था, वहाँ से फेंका गया ज़मीन पर मरने के लिए, और इसलिए किया गया ताकि पूरे तरीके से तबाह किया जा सके कुवैत को। और इसको इस्तेमाल करके बाकायदा ये तमाम बातें की गई। तो ये खबर झूठ हुई। दूसरी खबर देखिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये भारतीय पत्रकार हैं, और ये जो खबर है ये पहले भी इस्तेमाल हो चुकी है इस तरह से। ख़ुद ट्विटर ने इसको झूठी खबर करार दिया। इस खबर को आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो व्यक्ति जो ग्राउंड पर भी नहीं है, दूसरे लोगों को कोट करते हुए ये व्यक्ति कह रहा है, आदित्य राज कौल नाम का ये पत्रकार है, जो कह रहा है कि किस तरह से गर्भवती महिला है सदर्न इजराइल में,
और उसको हमास के टेररिस्ट जो हैं वो उसे मिल गए, वहाँ उनको वो मिल गई और उसके शरीर को कैसे चीर फाड़ दिया। वो गर्भवती महिला थी, उसके पेट से बच्चा निकाला गया और उसको मारा गया। ये इस तरह की डिटेल्स हैं कि मैं आपके सामने, मुझे कहते हुए भी बहुत शर्म और अफसोस और दुख हो रहा है कि ये खबर झूठी थी। ट्विटर ने इसमें ऐड किया, ये बताया कि झूठी खबर है, ये साबरा और शतीला नरसंहार की खबर है। ये कह रहे हैं कि दिस इज़ एक्चुअली अ रिपोर्ट ऑफ साबरा एंड शतीला मैसेकर ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल बाय इज़राइल। यानी उल्टी खबर बताई। ये व्यक्ति बता रहा है कि अब की खबर है, आज की खबर है, ये उल्टी खबर है। ये ट्विटर ने इसको ऐड किया, जो उनकी फैक्ट चेकिंग एक उनकी प्रक्रिया है उसके ज़रिए, और बताया कि फ़िलिस्तीनी लोगों के साथ हुआ, इज़राइल ने किया 1982 में, और इस तरह का कोई सबूत नहीं मिलता कि हमास ने इज़राइली औरत के साथ ऐसा कोई काम किया। जब इससे पूछा गया, इस व्यक्ति से, अखिला नाम के यूज़र ने, कि आप बताइए आपको कैसे पता चला, तो उसने कहा कि मेरा एक दोस्त वहाँ पर है, उसका नाम भी लिया, उसके पास तस्वीर है, लेकिन मैं यहाँ पर पोस्ट नहीं कर सकता। अब यहाँ आदित्य राज कौल, एक हिंदुस्तानी पत्रकार, क्या एक ऐसा मोटिवेशन हो सकता है इस तरह के लोगों के लिए जो लगातार ये झूठी खबरें फैला रहे हैं? मैक्सिको से लेकर, फ़िलिस्तीन से लेकर, अफ़गानिस्तान से लेकर, कहाँ अफ्रीका से लेकर कहाँ कहाँ के झूठे वीडियो, पुराने वीडियो लाकर पूरे ट्विटर को इन्होंने एक जंग के मैदान में, एक प्रोपेगेंडा वॉर मशीनरी में तब्दील कर दिया है। दो वजह है। मैं समझ सकती हूँ कि इजराइल की मीडिया कर रही है, अपनी सरकार का समर्थन करना चाहती है, और इजरायली सरकार जो है वो सीधे तौर पर हमले का एक औचित्य, एक जस्टिफिकेशन ढूंढना चाहती है। लेकिन इस तरह के जो पत्रकार हैं, भारत में जो बहुत सारे पत्रकार हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल के लिए उनके दिल में कोई हमदर्दी है, इजरायली नागरिकों के लिए उनके दिल में कोई हमदर्दी है, इस युद्ध में उनकी कोई दिलचस्पी है, ऐसा मुझे नहीं लगता। सीधे सीधे ये भारत के मुसलमानों से जो नफ़रत है, क्योंकि फ़िलिस्तीनी मुसलमान हैं और भारत में जो लोग रहते हैं उनमें एक बड़ी तादाद मुस्लिम समुदाय के लोगों की है, 20 करोड़ लोगों की, सिर्फ उनसे नफ़रत और उनसे जिस तरह की, मैं कहूँगी कि एक तरह का कैसा द्वेष है, जिसकी वजह से ये एक्टिव प्लेयर्स, एक सक्रिय खिलाड़ी बन गए हैं ये पूरा जो फ़िलिस्तीन और इजराइल का युद्ध है, और इसे भारत की जो घरेलू राजनीति है उससे प्रभावित करना चाहते हैं। तो सीधे तौर पर इस्लामोफोबिया से ड्रिवन ये पूरा प्रोपेगेंडा है, जिसमें ये पत्रकार और बहुत सारे पत्रकार, मुख्य धारा के पत्रकार जो न्यूज़ एंकर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, वो टीवी पर कह रहे हैं, अखबारों में छप रहा है इन तमाम झूठी खबरों को। तो इस पूरे प्रोपेगेंडा से कैसे बचा जाए? क्या वाकई इजराइल को किसी औचित्य की ज़रूरत भी है जब उसके साथ इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हों? यहाँ पर बात हो रही है, ब्रिटेन के जो विदेश मंत्री हैं वो पहुँच चुके हैं इजराइल, और जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं वो पहुंच जाएंगे कल कुछ ही घंटों के बाद। और दोनों ताकतें, इसके अलावा दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें, इनके साथ पूरी पश्चिमी दुनिया है इजराइल के साथ। जो फ़िलिस्तीनी जो नागरिक हैं उनके ऊपर जो जुल्म ज़्यादती हो रही है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, उन परिवारों का जो नरसंहार हो रहा है उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, 1000 लोग जिनके बारे में फ़िलिस्तीनी लोग कह रहे हैं मारे गए, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। सिर्फ बात हो रही है कि कैसे इजराइल को अपनी सरहदों की रक्षा करने का पूरा अधिकार हो, इसके लिए चाहे पूरा फ़िलिस्तीन भी तबाह हो जाए तो इस बात का कोई गम नहीं होगा। जॉर्डन के जो किंग हैं उन्होंने ये कहा है कि इस पूरे क्षेत्र में जब तक कि फ़िलिस्तीन राज्य नहीं बन जाता, एक स्वतंत्र राज्य, तब तक ये ना असंभव है कि कोई भी स्थिरता यहाँ पर आ पाएगी। जो जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला हैं उन्होंने ये कहा है कि कोई भी शांति की संभावना पूरे मिडल ईस्ट रीजन में जब तक कि एक आज़ाद फ़िलिस्तीन राज्य नहीं बनता इजराइल के साथ साथ, तब तक ये पूरे तरीके से असंभव है। तो यहाँ इतना तो तय है कि इस 4 दिन के पूरे युद्ध के बाद, जो कि बाकी कई दिन भी चलने वाला है, और कोशिश ये की जा रही है कि बाकी जो क्षेत्रीय और दूसरे देश हैं जैसे लेबनान है या इसके अलावा ईरान है या सऊदी अरब है, ये सब इसमें ना शामिल हो इस युद्ध में। अगर ऐसा होता है तो एक और विश्व युद्ध की आशंका लगातार बढ़ रही है। तो इतना तो तय है कि अब तक, यानी 1948 से में बना ये इजराइल, तब से लेके अब तक जो एक यथास्थिति अलग अलग वक्त में बदली है, और अब जो यथास्थिति 2023 में कम से कम वो नहीं बनी रहेगी। चाहे फ़िलिस्तीन की तबाही हो या जो भी एक तरह से कोई एक ऐसा अग्रीमेंट उभर के आए, लेकिन साफ तौर पर तमाम जो विशेषज्ञ वो ये कह रहे हैं कि अब जो यथास्थिति थी वो पूरे तरीके से बदल जाएगी। और अभी फ़िलहाल जिस तरह की सरकार है इजराइल में, जो दक्षिणपंथी, खुद अपने आप को दक्षिणपंथी सरकार कहती है, उसके नेतृत्व में ये असंभव है कि किसी तरीके की कोई पीस डील हो।
अब यहाँ पे सवाल ये पैदा हो रहा है कि जो हमास है वो क्या कह रहा है। तो हमास के जो लड़ाके हैं वो ये कह रहे हैं, उन्होंने नाम भी इसको दिया है कि अल अक्सा फ्लड का इन्होंने नाम दिया है। उनकी नज़र में उनका ये दलील ये है कि उसको नापाक करने की कोशिश की गई, अल अक्सा जो मस्जिद है उसको, ये हमारा औचित्य है और इसलिए हमने यहाँ पर हमला किया है। इज़राइल के ही एक मंत्री कुछ दिनों पहले उन्होंने वहाँ दौरा किया था अल अक्सा मस्जिद का। इसके अलावा वहाँ पर कुछ टूरिस्ट भी जो हैं वो वहाँ पर गए थे जो इस्लाम धर्म के मानने वाले नहीं हैं, और इस औचित्य को इस्तेमाल किया जा रहा है वहाँ पर इस सब के ज़रिए। इससे पहले भी सन 2000 में जो एरियल शेरोन हैं वहाँ के इज़राइल के, वो वहाँ गए थे और उसको बाद ये माना गया था कि सन 2000 में कि जो दूसरा इंतिफादा यानी दूसरा एक रिवोल्यूशन, इंतिफादा का मतलब अगर देखा जाए एक दूसरी क्रांति यानी एक दूसरा एक तरह से संघर्ष शुरू हुआ था सन 2000 में। 23 साल पहले भी सिर्फ उसके पीछे भी प्रोवोकेशन यही था। छोटा सा इतिहास अगर देखा जाए कि आखिर ये वेस्ट बैंक क्या है, ये गाज़ा पट्टी क्या है, कैसे इज़राइल बना, इस सब को अगर देखा जाए संक्षेप में मैं आपको बताने की कोशिश करूं, और साथ साथ मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहती हूं कि महात्मा गांधी ने इस सब मुद्दे पर, महात्मा गांधी जो फ़िलिस्तीन के बहुत बड़े समर्थक थे और दशकों तक भारत फ़िलिस्तीन का बहुत करीबी दोस्त रहा। नरेंद्र मोदी सरकार में ये पूरा एक तरह से पलट रहा है, लेकिन उससे पहले 90 के दशक में नरसिम्हा राव की सरकार में ही एक बड़ा शिफ्ट देखा गया, और उसके बाद पूरे तरीके से जो ये ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है ये नरेंद्र मोदी सरकार में देखने को मिल रहा है। इससे पहले कि मैं आपको इतिहास बताऊं, महात्मा गांधी का ये वक्तव्य मैं आपके साथ कहना चाहती हूँ। और आज के दौर में जितना सपोर्ट फ़िलिस्तीन को मिल रहा है, असंभव लगता है कि ऐसा भी भारत में हुआ होगा। फ़िलिस्तीन जगह उसी तरह अरबों का है फ़िलिस्तीन, जिस तरह से इंग्लैंड अंग्रेज़ों का है, इंग्लैंड अंग्रेज़ों का है, फ्रांस फ्रांसीसियों का है। ये गलत भी होगा और अमानवीय भी कि यहूदियों को अरबों पर जबरन थोप दिया जाए। उचित तो ये होगा कि यहूदी जहाँ भी जन्मे हैं और कमा खा रहे हैं वहाँ उनके साथ बराबरी का सम्मानपूर्ण बर्ताव हो। अगर यहूदियों को फ़िलिस्तीनी जगह ही चाहिए तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा कि उन्हें दुनिया की उन सभी जगहों से जबरन हटाया जाए जहाँ वो आज हैं, या वो अपने मनमौज के लिए अपना घर, 2 घर चाहते हैं अपने, कि वहाँ भी घर हो उनका और वहाँ भी हो, यानी जहाँ वो रह रहे हैं, कमा खा रहे हैं, जैसा महात्मा गांधी कह रहे हैं कि वहाँ भी हो और उनका इज़राइल में भी एक घर हो। अपने लिए एक राष्ट्रीय घर के उनके शोर को बड़ी आसानी से ये रंग दिया जा सकता है कि इसी कारण उन्हें जर्मनी से निकाला जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि यहूदियों के बहुत बड़े समर्थक थे महात्मा गांधी, और उन्होंने कहा है कि मैं बहुत करीब से जानता हूं कि ईसाईयत में एक तरह से अछूत के नाम से इन यहूदियों को देखा गया, उनके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ। ये भी महात्मा गांधी का कहना है। 1938 में सीमांत प्रदेश से के दौरे से लौटने के बाद उन्होंने अपना संपादकीय लिखा बाकायदा, जिसका शीर्षक था ईसाईयत के अछूत, मेरी सारी सहानुभूति यहूदियों के साथ है। मैं दक्षिण अफ्रीका के दिनों से उनको करीब से जानता हूँ, उनमें से कुछ मेरी ताउम्र की दोस्ती भी है, उनमें से कुछ उनके ही माध्यम से मैंने उनके साथ हुई ज़्यादतियों के बारे में जाना है। ये लोग ईसाईयत के अछूत बना दिए गए हैं। अगर तुलना ही करनी है तो मैं कहूँगा यहूदियों के साथ ईसाइयों ने जैसा व्यवहार किया है वैसा हिंदुओं ने अछूतों के साथ ऐसा बर्ताव किया है। यानी ऐसा नहीं है कि वो एक तरफा कोई किसी की तरफदारी कर रहे थे, वो यहूदियों से भी उतनी हमदर्दी रखते थे। उनके ऊपर जिस तरह का जुल्म हुआ इतिहास में उससे भी पूरे तरीके से वाकिफ़ थे, लेकिन वो पूरे तरीके से एक सच्चे मित्र थे फ़िलिस्तीन के, और कहते थे कि जितना फ्रांस फ्रांसीसियों का है, जितना इंग्लैंड अंग्रेज़ों का है, उतना ही फ़िलिस्तीन है फ़िलिस्तीनियों का। महात्मा गांधी की ये बात देर से याद आई, लेकिन बहुत ज़रूरी है ये इस बात को याद रखना कि कैसे 1948 में बाकायदा दर बदर कर दिया गया, बेघर कर दिया गया जो यहूदी थे उनके लिए ये देश बनाने के लिए। और सीधे तौर पर ये जो यूरोपीय जो ताकतें हैं उसमें ख़ासकर ब्रिटेन का बार बार ये जिक्र आना चाहिए कि कैसे नाइंसाफ़ी के साथ ही इस पूरे राष्ट्र की स्थापना हुई, जो न सिर्फ यहूदियों के साथ नाइंसाफ़ी थी, फ़िलिस्तीनियों के साथ नाइंसाफ़ी थी, मैं कहूँगी पूरी मानवता के साथ ये नाइंसाफ़ी थी कि किस तरीके से अलग अलग जगहों से पूरी दुनिया के आके एक तरह का एक नेचुरल होम जिसे कहा जाता है, एक प्राकृतिक घर यहूदियों के लिए यहाँ पर बसाया गया अलग जगहों से लाकर।
तो ऐसे बुरे वक्त में उम्मीद क्या की जाए? सिर्फ इतना सोचा जा सकता है कि जितनी तबाही होनी है, क्या ये तबाही हो चुकी है? क्या इससे ज़्यादा तबाही अभी हमारा इंतज़ार कर रही है? सोचते हुए रोंगटे खड़े होते हैं कि किस तरीके से दूर देश में बसा फ़िलिस्तीन और इज़राइल और उसका असर भारत की राजनीति, भारत के समाज पर भी पड़ रहा है। उम्मीद हम ये करते हैं कि दोनों तरफ के लोग और ख़ासकर जो बड़ी ताकतें हैं, ये दुनिया की पश्चिमी ताकतें, उन्हें थोड़ी समझ आए कि दुनिया एक और बड़ा संकट झेलने की स्थिति में अब बिल्कुल नहीं है।